अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम किसी नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो शुरू में उस टेक्नोलॉजी से हम परेशान हो जाते हैं और हमारा अंदाज़ा ये होता है कि ये टेक्नोलॉजी हमें मारने के लिए या किसी किस्म के शर के लिए इस्तेमाल होगी और फिर हम उससे डरना शुरू कर देते हैं और उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल से पूछें तो हकीकत ये है कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत पीछे रह चुके हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हम खुद नहीं बना रहे, इसलिए हम इससे नाबल्द होने की वजह से, इग्नोरेंट होने की वजह से डरते हैं और हमारा ये ख्याल रहता है कि ये टेक्नोलॉजी दूसरे बनाकर हम पर इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब भी किसी ने टेक्नोलॉजी में सबकत हासिल की है उसने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया है। लेकिन इसका हल क्या है? और इसका हल यही है कि हम उस टेक्नोलॉजी में ख़ुद भी महारत हासिल करें और उसे अच्छे इस्तेमाल के लिए यूज़ करें। मैं आपको आज इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिसको जब मैंने पहली मरतबा पोस्ट किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसका तो बहुत ख़तरनाक नतीजा हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी है नई किस्म के सेल्स बनाने के, सेल्स को प्रोग्राम करने के, एक सेल को दूसरे सेल में बदलने के, या फिर ऐसे सेल बनाने के जो कि आपके जिस्म में आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुए। उन सेल से आप क्या बनाने जा रहे हैं? हम चलते हैं साइंस की तरफ और शुरू करते हैं न्यूटन से। सेल की बात होने जा रही है और न्यूटन से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले साइंस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थी। लेकिन न्यूटन और लेबनीज के आने के बाद जब कैलकुलस ईजाद हुई तो साइंस को एक नया रुख मिला और ये रुख था प्रिडिक्टिव साइंस, यानी ये पहले ही बता सकती थी कि क्या होने जा रहा है। मसलन आप लॉज ऑफ मोशन को ही देख लें, अगर आप एक सेब यहाँ से नीचे गिराएंगे तो वो आपको बता देगा कि सेब किस वेलोसिटी और किस एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन को हिट करेगा और कितने टाइम के बाद करेगा। तो अब आप फ्यूचर में देख सकते हैं, आप फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ने और ज़्यादा तरक्की की। हम आते हैं कंप्यूटर्स की तरफ। जब कंप्यूटर्स को पहली मरतबा बनाया गया तो उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग का अंसर डाला गया। हम चाहते थे कि हम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करें। प्रोग्राम लिखने में सबसे पहले एडा लवलेस एक साइंसदान थी, खातून थी, जिन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम लिखा। लेकिन कंप्यूटर साइंस अपनी हार्डवेयर की वजह से महदूद थी। हार्डवेयर पहले बनाया जाता था और फिर उसका सॉफ्टवेयर सोचा जाता था। अगर आप कंप्यूटर साइंस में देखें, कुछ लोग FPGAs की बात करते हैं कि FPGAs शायद ऐसे हैं जिसमें हार्डवेयर चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो बेसिस हमेशा वही रहती हैं। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं जिसका सॉफ्टवेयर ये बताए कि उसकी हार्डवेयर कैसी होनी चाहिए, या जिसका सॉफ्टवेयर उसकी हार्डवेयर सही मायनों में चेंज कर दे? छोटी मोटी चेंजेस नहीं बल्कि सही मायनों में चेंजेस कर दे। जी हाँ, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम बायोटेक कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये काम बड़े अरसे से करती आ रही है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्या है? एक ह्यूमन सेल। अगर आप एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो उसको आप हार्ड ड्राइव से मुशाबहत दे सकते हैं। उसके अंदर DNA मौजूद होता है जिसमें सीक्वेंसिंग होती है। अगर DNA से हम जीन्स की तरफ जाएं तो अब हम सॉफ्टवेयर में अंदर जाते जा रहे हैं और यहाँ पर आपकी मुलाकात होगी ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिसमें बाकायदा पूरी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो आपको जेनेटिक कोड एक सेल का ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आएगा। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस सेल का हार्डवेयर चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। मैं आपको यहाँ पर सेल की एक बहुत डिटेल्ड तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि नासा की मदद से ली गई, और इसमें हम सेल के अंदर बहुत सी नई चीज़ें देख रहे हैं। आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल के अंदर कंपोनेंट्स भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये तमाम स्ट्रक्चर जितना भी सेल का है ये इसकी जीन्स से कंट्रोल किया जाता है। ये स्ट्रक्चर इसको इसकी जीन्स से मिलता है। तो अगर हम जीन्स में चेंजेस करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। बायोलॉजी
प्रोग्रामिंग बहुत अरसे से कर रही है। इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो आज से 10,000 साल पहले इंसानों ने फोर्स्ड सिलेक्शन की मदद से छलियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास, जो फेवरेबल अजनास थी, वो पैदा करनी शुरू कर दी। पहले की अगर आप भुट्टा या छल्ली देखें तो उसके जो सिट्टे थे वो छोटे बड़े थे और मुख्तलिफ़ रंगों के थे, और हमने आहिस्ता 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 फोर्स्ड सिलेक्शन की बेसिस पर, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि वो क्या होती है, हमने पीले रंग के बड़े दानों वाले भुट्टे बनाए। 1700 में हमने पहली मर्तबा हाइब्रिड प्लांटेशन की, यानी हमने प्लांट्स को लिया और आपस में मिलाना शुरू कर दिया। 1800 में एवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और उसके साथ हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिले। फिर हम 1950 की तरफ आते हैं जहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया गया, डिस्कवर किया गया एक्चुअली, और 1970 में सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डिस्कवर की। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। 1980 में हम प्लांट्स को मॉडिफाई करना शुरू कर चुके थे, उनके जीनोम से खेलना शुरू कर चुके थे। 1990 में पहले मर्तबा इंसान ने क्लोनिंग की, और आपको डॉली शीप का पता है, मैं बहुत सी वीडियोस भी बना चुका हूँ, क्लोनिंग पर भी बना चुका हूँ कि किस तरीके से हमने उसे क्लोन किया। तो 1990 में हम क्लोनिंग की तरफ जा चुके थे। 2000 में हमने ह्यूमन के पूरे जेनेटिक कोड को सीक्वेंस किया, जीनोम को सीक्वेंस किया। इस पर भी मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से हमने ये काम किया और उसमें टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हुई। अगर आप 2010 की बात करें तो क्रिस्पर एक ऐसी टेक्निक थी जिसके ज़रिए हम जेनेटिक कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। और बायो इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई क्योंकि क्रिस्पर की वजह से अब लेटेस्ट जो स्पीशीज़ को, जो उनके जीनोम मटेरियल को हम चेंज कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये टूल है जिसे क्रिस्पर कहा जाता है। अब हमने छोटे छोटे माइक्रोब्स को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, हमने वायरसेस को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, चेंज करना शुरू कर दिया, हमने बैक्टीरिया को चेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हम इससे ऊपर जा सकते हैं? क्या हम हायर लेवल स्पीशीज़ पर जा सकते हैं? क्या हम मैमल्स को चेंज कर सकते हैं? और मैमल्स को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी इकाई को चेंज किया जाए, यानी एक स्ट्रक्चरल जो उसका यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है उसको चेंज किया जाए, जो कि सेल कहलाता है। मैं आपको लेकर चलता हूं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की तरफ, जहां पर स्टेम सेल्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ सेल्स प्रोड्यूस करने जा रहे थे। स्टेम सेल्स का तो आपको पता है कि हमें एम्ब्रियो से मिलता है और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स बना सकते हैं। हम लिवर का सेल भी बना सकते हैं, हम हार्ट का भी बना सकते हैं, हम न्यूरॉन्स भी बना सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करके मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स बना सकते हैं। तो इसकी एक मिसाल है जिसके ज़रिए मैं आपको समझा सकता हूँ कि एक बॉल है जो कि पहाड़ी के ऊपर है और उसने पहाड़ी के नीचे आना है और मुख्तलिफ़ रास्ते बने हुए हैं। हर रास्ते के साथ एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है कि हो सकता है 70% चांस है वो इस तरफ जाएगी क्योंकि ये बड़ा रास्ता है, 30% चांस है कि वो इस तरफ जाएगी, ये छोटा रास्ता है। और नीचे आपको नज़र आ रहा है कि वो जिस रास्ते से आएगी वो स्टेम सेल है जो मेन बॉल है, और जिस रास्ते से आएगी वो वही सेल बनेगी, वो चाहे ब्रेन का सेल बने, लिवर का सेल बने। तो अगर हमने एक स्टेम सेल से या एक ग्रुप ऑफ स्टेम सेल से एक ही किस्म के सेल्स बनाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें यकीनन इन चांसेस और प्रोबेबिलिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा, इनमें बाइसेस देनी पड़ेगी। यानी आसान तरीके में अगर मैं बताऊं तो हमें कुछ रास्तों को छोटा करना होगा और कुछ रास्तों को बड़ा करना होगा कि गेंद हर सूरत उधर ही जाए। ये काम इतना आसान नहीं था। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। और फिर हमें एक ब्रेक थ्रू पैरेलल में मिला 1940 में, जब हैरोल्ड एम वाइनट्रैप जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्जन कर दी डायरेक्ट। कैसे की? उन्होंने जीन्स दरियाफ्त की, ऐसी जीन्स दरियाफ्त की जो कि दूसरी जीन्स को रेगुलेट करती थी, यानी जो दूसरी जीन्स को कंट्रोल करती थी, और इन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता था। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब सेल में एक्टिव होता था तो वो सेल के फंक्शंस को डिफाइन कर रहा होता, और इनएक्टिव होता था तो वो वाले फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाता था। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरी आँख का कलर काला है तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि जो कलर चेंज करने वाली जीन्स हैं, वो जो ग्रीन कलर लाने वाली जीन्स है वो उस वक्त इनएक्टिव है। लेकिन अगर मैं उसको एक्टिव कर दूं
तो अब मेरी आंखों का कलर ग्रीन हो जाएगा। लेकिन उस जीन को एक्टिव कौन करेगा? उसके पीछे आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, यानी कि और जीन्स हैं जो कि स्विच के तौर पे काम करते हैं, जो कि उन्हें ऑन और ऑफ करते हैं। तो अगर मैं उन जीन्स को ऑन या ऑफ कर दूं, तो उसका मतलब यह है कि अब ये जीन जो ग्रीन कलर वाली जीन है ये एक्टिव होगी और मेरी आंख का कलर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। इनकी इस स्टडी को 30 सालों के लिए बुला दिया गया। यानी इन्होंने एक स्किन सेल लिया और उस स्किन सेल में मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिव किया और कुछ को इनएक्टिव किया। तो उस स्किन सेल को चेंज किया ब्रेन सेल में, न्यूरॉन में। आप इमेजिन करें। और उन्होंने बताया कि हमें किसी किस्म की स्टेम सेल की ज़रूरत नहीं। मैंने एक डायरेक्ट सिंपल सेल स्किन का लिया और उसे न्यूरॉन में बदल दिया। स्किन का सेल लें और उसको किसी और में बदल दें। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं मिली, बहुत ज़्यादा इनकी रिसर्च को उठाया नहीं गया और उसकी वजह से 30 साल तक वो रिसर्च मंजर आम से गायब हो गई और लोगों ने इस तरफ देखने छोड़ दिया और हम स्टेम सेल्स की तरफ चले गए कि उससे हम मुख्तलिफ सेल्स कैसे ले सकते हैं। क्योंकि सेल्स की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है। हमें थेरेपीज़ में सेल्स की ज़रूरत होती है, हमें रिसर्च के लिए सेल्स की ज़रूरत होती है और हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से दूर रखने के लिए भी सेल्स की ज़रूरत और सेल की रिपेयरमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो इन्होंने ये बताया कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चेंज करके सेल का फंक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देखें, वो स्किन सेल था, उसका फंक्शन डिफरेंट था, लेकिन अब वो बन गया न्यूरॉन, दिमाग का सेल, तो उसका फंक्शन डिफरेंट हो गया। और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया कि अब वो स्किन सेल की बजाय न्यूरॉन, आपने देखा एक लंबा सा सेल होता है और उसमें मुख्तलिफ डेंड्राइट्स और ब्रांचेस वगैरह होती हैं और न्यूक्लियस होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। तो हमारे प्रोग्राम चेंज करने से हमने सॉफ्टवेयर में चेंज किया और हार्डवेयर उसके ऑटोमेटिक कंपैटिबल बन गया। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने एक सेल को दूसरे सेल में बदला। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त हम किस मेराज पे पहुँच चुके हैं, हम तरक्की की किस मेराज पे पहुँच चुके हैं और जो नए सेल्स हम बनाएंगे, ऐसे सेल जो कि हमारी बॉडी में इस्तेमाल ही नहीं हुए, जो हम अपनी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स को जोड़ के नए सेल्स बनाएंगे, उससे हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।